हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। तो आज हम पढ़ रहे हैं सॉइल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। और सॉइल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग के अंदर आज का हमारा टॉपिक है इफेक्टिव स्ट्रेस। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये ज़्यादा हम इसके अंदर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हम इसकी सिर्फ एलिमेंट्री चीज़ों को ही कवर करेंगे। लेकिन दोस्तों मेरा आपसे ये अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखें ताकि आपको इसके बारे में पूरा पता लगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा नया टॉपिक है। तो इसीलिए इसको आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और तब आपको इसके बारे में पूरा पता लग पाएगा कि ये इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होती है। तो दोस्तों जैसे अगर हम कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम उसकी फाउंडेशन बनाते हैं। तो जो फाउंडेशन होती है उसके अंदर तो जो फाउंडेशन होगी वो ग्राउंड लेवल के नीचे होगी। तो जैसे आप ये देख सकते हैं कि जैसे मान लिया हमने एक एलिमेंट कंसिडर किया, छोटा सा एलिमेंट कंसिडर किया, और इस एलिमेंट की जैसे हम ये कह सकते हैं हमारा ग्राउंड लेवल है। तो ये ग्राउंड लेवल से जो ये एलिमेंट है हमारा, इट इज एट ए डेप्थ ऑफ जेड। और इस एलिमेंट के ऊपर, इस ग्राउंड लेवल के ऊपर ये सरफेस सरचार्ज आया हुआ है। सरफेस सरचार्ज का मतलब है कि जो बिल्डिंग हम बना रहे हैं उसका लोड आया हुआ है। तो दोस्तों जैसे आपने पढ़ा है कि जो स्ट्रेस क्या होती है, व्हाट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब ये है कि व्हेन वी आर अप्लाइंग लोड ऑन एनीथिंग, तो वो जिस पर हम लोड लगा रहे हैं वो उसको रेसिस्ट करता है, उस फोर्स को रेसिस्ट करता है। तो जो रेसिस्ट करने की जो उसकी जो एबिलिटी है वो उसकी उससे उसको हम स्ट्रेस बोलते हैं। तो इसी तरीके से जो ये हमारी जो ये स्ट्रक्चर है हमारा, ये ग्राउंड लेवल के नीचे है। ये पॉइंट हमने कंसिडर किया, इट इज एट ए डेप्थ ऑफ जेड फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। तो इसके ऊपर जितना जो लोड लगेगा सरचार्ज की वजह से, या जितनी इसके अंदर सॉइल है इसके ऊपर उसकी वजह से जो इस पर लोड लग रहा है, तो ये जो सॉइल है हमारी ये उसको रेसिस्ट करने की कोशिश कर रही है। तो इसकी रेसिस्टेंस की वजह से जो यहाँ पर स्ट्रेस पैदा होती है, इस स्ट्रेस को ही हम स्ट्रेसेज इन द सब सॉइल बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस इन द सब सॉइल। तो जो ये स्ट्रेस पैदा होगी इसके अंदर, इट विल बी थ्रू द सॉइल पार्टिकल्स एट देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। जिसमें फोर्स लगेगा वो फोर्स तो पार्टिकल्स के पॉइंट पे लगेगा, और वो जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के थ्रू ट्रांसफर करते हुए ये लोड को नीचे तक, जहां पर भी हम चेक करें वहां तक ये लोड हमारा ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो स्ट्रेस इसके अंदर पैदा होती है, इस स्ट्रेस को हम स्ट्रेसेज इन द सब सॉइल बोलते हैं। तो जैसे लिखा है, एट एनी प्लेन इन द सॉइल मास द टोटल स्ट्रेस और यूनिट प्रेशर इज द लोड पर यूनिट एरिया। तो जितने जितने लोड एरिया पे लगा हुआ है और जितना उस पर जो लोड लगा हुआ है उसकी वजह से जो स्ट्रेस होती है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस, लोड पर यूनिट एरिया। एंड दिस प्रेशर इज ड्यू टू द सेल्फ वेट ऑफ द सॉइल एंड ओवर बर्डन ऑन द सॉइल। तो जिसके अंदर जो प्रेशर जो लगा हुआ है, दिस प्रेशर इज ड्यू टू द सेल्फ वेट ऑफ द सॉइल एंड ओवर बर्डन। तो जो ओवर बर्डन, जो ऊपर ओवर बर्डन लगा हुआ है और इसका जो ये वेट है सॉइल का, वो इस पॉइंट पे आया हुआ है। तो इस तरह के जो इसके अंदर जो टोटल लोड लगा हुआ है, इस वजह से जो उसमें स्ट्रेस पैदा होती है, इस स्ट्रेस को हम बोलते हैं टोटल स्ट्रेस। तो अगर मान लिया हमारी सॉइल अगर ड्राई है तो उस कंडीशन में तो देयर इज नो प्रॉब्लम। उसके अंदर जितनी भी हमारे पास, जैसे अभी आपने देखा है कि जो सॉइल है हमारी, जितना इसके अंदर इसकी डेप्थ होगी सॉइल की, उसके हिसाब से इसकी हम इसके अंदर स्ट्रेस निकाल देंगे, गामा जेड। तो गामा ड्राई सॉइल की स्ट्रेस है, क्या नाम है, यूनिट वेट है गामा, और जेड है उसका ये डेप्थ, और क्यू सरचार्ज है। तो हमारे पास टोटल स्ट्रेस आ गई, वर्टिकल स्ट्रेस जो इस पर लग रही है। लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम कहां पर आती है, जबकि हमारी सॉइल हो सेचुरेटेड। तो जैसे ही आपको दिखाया गया, एक सैंपल दिखाया गया है कि सॉइल है हमारी सेचुरेटेड सॉइल है। तो आपको दोस्तों पता है सेचुरेटेड सॉइल क्या होती है। सेचुरेटेड सॉइल वो होती है जिसके अंदर की, दैट इज टोटल फिल्ड विद वाटर, जिसके अंदर जितने भी वॉइड्स हैं दे आर ऑल फिल्ड विद वाटर। तो उस तरह की सॉइल को हम सेचुरेटेड सॉइल बोलते हैं। तो उसी तरीके से हमने इसके अंदर एच डेप्थ के ऊपर ये निकालना है कि भाई इसके अंदर टोटल प्रेशर कितना है या टोटल स्ट्रेस कितनी है, इस डेप्थ को निकालना। तो उसका निकालने का क्या तरीका, हम क्या करेंगे, जो सॉइल है हमारी, इसका जो वेट निकालेंगे, कितना वेट है।
तो हमने मान लिया इसका जो वेट है दैट इज पी, पी लिखा है पी बाई ए, तो स्ट्रेस जो यहाँ पर पैदा होगी दैट विल गिव यू द सिग्मा पी बाई ए। तो ये पी कैसे निकालेंगे हम, पी का मतलब टोटल वेट, इस सॉइल का कितना वेट है। तो वेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो वॉल्यूम को, इस सॉइल के वॉल्यूम को इसकी डेंसिटी से या इसके यूनिट वेट से गुणा कर देंगे। तो जो ये सॉइल हमारी सैचुरेटेड है, तो सैचुरेटेड सॉइल है तो इसका मतलब गामा सैचुरेटेड ले लिया हमने, तो गामा सैचुरेटेड इनटू वॉल्यूम, तो दिस विल गिव द टोटल वेट या टोटल लोड जो इस पे आ रहा है। तो अब इसका लोड आ रहा है तो हमें इस पे निकालने स्ट्रेस कितनी पैदा होगी यहाँ पर। तो जो स्ट्रेस है हमारी दैट विल बी गिवन पी बाई ए, तो ये पी की वैल्यू है तो ये ए की वैल्यू है, तो इसका मतलब गामा सैचुरेटेड इनटू एच। जैसे आपने पीछे देखा था, इसमें यहाँ पर दिखाया था हमने गामा जेड, ये गामा जेड है क्योंकि ये जेड है और गामा यहाँ पर इसकी सॉइल की यूनिट वेट था। अब ये सैचुरेटेड है तो इसलिए यहाँ पर इसका यूनिट वेट है गामा सेट। तो इस तरीके से हमें पता लगा यहाँ पर टोटल स्ट्रेस सिग्मा के बराबर है। लेकिन अब आप देखो, आपने इसमें देखा कि जो सॉइल है हमारी ये सैचुरेटेड है, तो सैचुरेटेड सॉइल तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर सॉइल ग्रेन्स भी हैं और इसके अंदर वाटर भी है। तो जो लोड इस पे लगेगा, द लोड विल बी शेयर्ड बाई सॉइल ग्रेन्स एज वेल एज वाटर। तो इसके अंदर जो सॉइल ग्रेन्स के जरिए जो इसके अंदर जो लोड स्ट्रेस या जो स्ट्रेस पैदा हो रही है, उस स्ट्रेस को हम बोलते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस और इंटरग्रेनुलर स्ट्रेस। इंटरग्रेनुलर स्ट्रेस का मतलब ये हुआ कि जो स्ट्रेस इसके अंदर से जो ग्रेन टू ग्रेन पार्टिकल जो इसके अंदर ट्रांसफर होगी, जो लोड इसके अंदर ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर होगा, उसकी वजह से जो स्ट्रेस पैदा होगी, तो दैट स्ट्रेस इज कॉल्ड इंटरग्रेनुलर स्ट्रेस। और इसके अंदर जो वाटर है, उस वाटर के ऊपर भी प्रेशर लगेगा, तो उसकी वजह से जो उसके अंदर स्ट्रेस पैदा होगी उसको हमने कह दिया पोर वाटर प्रेशर और न्यूट्रल स्ट्रेस। तो इस तरीके से जो टोटल स्ट्रेस है हमारी, इट कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, नंबर वन इज इफेक्टिव स्ट्रेस एंड नंबर टू इज न्यूट्रल स्ट्रेस। तो आपको पता लगा भाई न्यूट्रल स्ट्रेस जो है, इट इज द स्ट्रेस विच इज ट्रांसफर्ड, विच इज टेकन बाय द वाटर। तो अब हम पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज न्यूट्रल स्ट्रेस। तो न्यूट्रल स्ट्रेस क्या होती है? न्यूट्रल स्ट्रेस का मतलब स्ट्रेस इंड्यूस्ड ड्यू टू द filling of pore water in the voids of the soil mass which tries to separate out the soil grains is termed as a neutral stress। जैसे आपको दिखाया इसके अंदर दोस्तों कि जो ये हमारे voids हैं, ये soil की grains हैं, और ये जैसे चारों तरफ soil grains दिखाया आपने, तो इस soil grains के बीच में void है, this void is filled with water। तो आपने पास्कल्स प्रिंसिपल पढ़ा है जैसे, तो पास्कल प्रिंसिपल क्या कहता है? The soil, the water exerts equal pressure in the all direction। तो जो ये सॉयल के अंदर जो पोर वाटर प्रेशर है, इट इज एक्सर्टिंग इक्वल प्रेशर इन द ऑल डायरेक्शन। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो सॉयल के अंदर जैसे आपको दिखाया जो पोर वाटर प्रेशर है वो क्या काम करेगा, द स्ट्रेस इंड्यूस्ड टू द फीलिंग ऑफ द पोर वाटर इन द वॉइड्स ऑफ सॉइल मास व्हिच ट्राइज टू सेपरेट आउट द सॉइल ग्रेन्स। तो वो ये सॉइल ग्रेन्स को सेपरेट करने की कोशिश करता है, इनको सेपरेट करने की कोशिश करता है। तो जो अर्थ का प्रेशर डाउनवर्ड लगा हुआ है और ये जो हमारा न्यूट्रल प्रेशर है, ये क्या कर रहा है, इसको सॉइल को सेपरेट करने की कोशिश कर रहा है। तो इसी वजह से, क्योंकि जो ये सॉइल है हमारी, ये इसी वजह से इस प्रेशर को हम न्यूट्रल प्रेशर भी बोलते हैं। ये प्रेशर को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है, तो इसीलिए इस प्रेशर को हमने न्यूट्रल प्रेशर या न्यूट्रल स्ट्रेस भी बोलते हैं। तो इसको निकालने का क्या तरीका है, जैसे उसमें भी हमने देखा गामा डब्ल्यू इज द यूनिट वेट ऑफ वाटर, एच इज द हाइट। तो आपको पता है जैसे आपने हाइड्रोलिक्स में या फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा कि जो हमारा जो इंटेंसिटी प्रेशर होती है दैट इज इक्वल टू WH। तो W यहाँ पर W यही है यूनिट वेट गामा W, और H इज द हाइट। तो हमारे पास पोर वाटर प्रेशर आ जाएगा, या इसको न्यूट्रल स्ट्रेस बोल देते हैं U। तो जैसे अभी हमने देखा पीछे कि जो हमारा टोटल स्ट्रेस होती है, टोटल स्ट्रेस, तो जो टोटल स्ट्रेस है दैट इज इक्वल टू द, जो हमारे दिखा आपने पीछे देखा था कि जो टोटल स्ट्रेस है हमारी, इट इज इक्वल टू इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस में न्यूट्रल स्ट्रेस। तो अगर हमें न्यूट्रल स्ट्रेस निकालनी हो तो न्यूट्रल स्ट्रेस कैसे निकालेंगे हम, टोटल स्ट्रेस माइनस में इफेक्टिव स्ट्रेस। यही यहाँ पर दिखाया हमने कि जो न्यूट्रल स्ट्रेस है इट इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस इफेक्टिव स्ट्रेस। तो दोस्तों अब हमें दो चीजें पता लग गई, एक तो हमें यह पता लगी कि टोटल स्ट्रेस क्या है, ये टोटल स्ट्रेस कैसे आ रही है, और एक ये हमें पता लगी
न्यूट्रल स्ट्रेस, ड्यू टू द स्ट्रेस विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाटर। तो दोस्तों अब हमें निकालना है कि व्हाट इज अवर इफेक्टिव स्ट्रेस। इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होती है? तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो स्ट्रेस है हमारी, इट इज जो टोटल स्ट्रेस लगी हुई है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू द ग्रेन इंटरग्रेनुलर स्ट्रेस और पोर वाटर प्रेशर या पोर वाटर स्ट्रेस। तो अगर हमें इफेक्टिव स्ट्रेस निकालनी है, दिस इज अवर इफेक्टिव स्ट्रेस, तो इफेक्टिव स्ट्रेस कैसे निकाल सकते हैं हम? टोटल स्ट्रेस माइनस में पोर वाटर प्रेशर और न्यूट्रल स्ट्रेस, तो हमें इफेक्टिव स्ट्रेस का पता लग जाएगा। तो दोस्तों जो ये फंडा है इफेक्टिव स्ट्रेस का, दिस वाज गिवन बाय कार्ल त्रिजागी। तो जो कार्ल त्रिजागी एक साइंटिस्ट हुए, इन्होंने 1936 में इस फंडा को या इस कॉन्सेप्ट को रखा कि भाई जो इफेक्टिव स्ट्रेस होती है किसी भी सॉइल के अंदर, वो जो है टोटल स्ट्रेस उस पर लगी हुई है, अगर उसके अंदर अगर हम पोर वाटर प्रेशर को घटा दें तो दैट विल गिव यू द इफेक्टिव स्ट्रेस। तो लिखा कार्ल त्रिजागी वाज द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज दिस इंपॉर्टेंस ऑफ दिस इफेक्टिव स्ट्रेस। इट इज द स्ट्रेस ट्रांसमिटेड थ्रू द ग्रेन टू ग्रेन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट थ्रू द सॉइल मास। तो जैसे अभी मैंने पहले ही आपको बताया है कि जो लोड हमारा जो ये स्ट्रेस पैदा हो रही है ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टेक्ट, जैसे ग्रेन टू ग्रेन है, ग्रेन है इसके थ्रू इससे कॉन्टेक्ट हो रहा है, तो ये नीचे इसके अंदर ट्रांसफर हो रहा है, इसको प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो इसकी वजह से जो ये जो ग्रेन जो इसको रेसिस्ट करते हैं, उसकी वजह से जो स्ट्रेस पैदा हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस। तो दोस्तों हमारे पास अभी तक कोई ऐसा मैकेनिज्म या कोई ऐसा तरीका नहीं बना है कि जिसकी वजह से कि हम जिसके हिसाब से कि हम इफेक्टिव स्ट्रेस को डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकें। तो इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट करने का हमारे पास सीधा तरीका यही है कि हम पहले टोटल स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं, और उस टोटल स्ट्रेस के अंदर से अगर हम न्यूट्रल स्ट्रेस या पोर वाटर प्रेशर को घटा देते हैं तो ही हमें इफेक्टिव स्ट्रेस का पता लगता है कि व्हाट इज द एक्चुअल इफेक्टिव स्ट्रेस विच इज एक्टिंग ऑन अवर सॉइल मास। तो जैसे आपने देखा कि जो इफेक्टिव स्ट्रेस है हमारी, ये किस प्रिंसिपल पे काम करती है? तो जैसे अभी आपने देखा कि जो इफेक्टिव स्ट्रेस होती है, दिस स्ट्रेस इज ट्रांसफर्ड थ्रू द ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टेक्ट। द लोड इज ट्रांसफर्ड टू द सॉइल ग्रेन्स through their point of contact. If at the point of contact the applied stress is greater than the resistance of the grain, then there will be compression in the soil mass. तो जैसे दिखाया गया है कि जैसे ये हमारे पास ये दो ग्रेन्स हैं, अब इसके अंदर से इस पॉइंट इस ग्रेन से इस पे लोड हमारा ट्रांसफर हो रहा है। तो अगर लोड ज्यादा है इसके ऊपर और जिसकी रेसिस्टेंस पावर कम है, तो क्या होगा? इसका एरिया बढ़ जाएगा, एनलार्जमेंट ऑफ द कॉन्टेक्ट एरिया। तो ये हमारा जो कॉन्टेक्ट एरिया है ये एनलार्ज हो जाता है। और दूसरा क्या है इसके अंदर, जैसे भी दिखाया गया है कि ये हमारा बिफोर लोडिंग है, जैसे ये नीचे हमारा जो ग्रेन था ये सीधा था, मतलब फ्लैकी पार्टिकल था, लंबाई थी, लंबा ज्यादा था, तो इसके ऊपर जब लोड लगता है, इसकी वजह से जब लोड ट्रांसफर होता है तो ये क्या करता है, इसको बेंड कर देता है। और अगर मान ली दोनों की ग्रेन्स अगर मान ली इसको अगर कंप्रेस ना कर पाए, तो फिर क्या होता है, ये जो ग्रेन्स है हमारा, ये जो पार्टिकल ये इसके ऊपर स्लाइड कर जाता है। सो दीज आर द बेसिक सिंपल प्रिंसिपल्स ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेस। प्रिंसिपल का मतलब ये है कि द कंप्रेशन इज partly due to the elastic compression of the grain at the point of contact and partly due to the relative sliding between the particles। जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि इसके अंदर कंप्रेशन हो जाती है या इसके अंदर पार्टिकल हमारा स्लाइड कर जाता है। तो इसी के यही हमारा प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल का मतलब लोड ट्रांसफर, कैसे लोड हमारा ट्रांसफर हो रहा है, तो लोड ट्रांसफर होने के अंदर या तो वो जो ग्रेन्स हैं आपस में, या तो उनका एरिया बढ़ जाता है, या फिर वो उसको कंप्रेस कर देते हैं, या फिर जो पार्टिकल है हमारा स्लाइड हो जाता है। तो इस तरीके से जो इफेक्टिव स्ट्रेस जो है हमारा इस तरह से काम करती है। तो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस। तो जो इफेक्टिव स्ट्रेस है दोस्तों बहुत ही काम की चीज है, ये हमारे सॉइल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज को इन्फ्लुएंस करती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल कि जो ये हमारी इंजीनियरिंग, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज में, वही इसके अंदर बताया गया है कि जो सॉइल है हमारी, इसकी क्या क्या इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज हैं। तो जैसे लिखा है कि जैसे जैसे इफेक्टिव स्ट्रेस किसी भी सॉइल में इंक्रीज होती है, तो सॉइल के अंदर इफेक्टिव स्ट्रेस कब इंक्रीज होगी? जैसे भी आपने देखा है कि जैसे हमारे पास ये तरीका है कि जो इफेक्टिव स्ट्रेस है
दिस इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस में पोर वाटर प्रेशर। तो इसका सिर्फ इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज होने का सिर्फ और सिर्फ रीजन क्या है कि क्योंकि ये तो टोटल स्ट्रेस तो ये कांस्टेंट है, सिर्फ इसके अंदर क्या कब फर्क पड़ेगा, जब ये हमारा पोर वाटर प्रेशर कम होगा। तो जैसे जैसे पोर वाटर प्रेशर कम होता चला जाएगा इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ती चली जाएगी। तो इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ने से क्या होगा, जब इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ेगी हमारे पास तो उससे क्या होगा कि द लोड ट्रांसफर द सॉइल ग्रेन्स थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये इंपॉर्टेंस है, एज द इफेक्टिव स्ट्रेस इन एनी सॉइल इंक्रीजेस द कंप्रेशन ऑफ द सॉइल टेक्स प्लेस। तो जैसे आपने देखा था पीछे भी, जैसे पिछले उसमें दिखाया था कि जो ये सॉइल है हमारा ये कंप्रेशन हो जाता है इसके अंदर, तो कंप्रेशन होगा तो उसकी वजह से क्या होगा इसके अंदर कि उसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा तो उसके अंदर सेटलमेंट हो जाएगी। जैसे जो हमारी जो फाउंडेशन है, अगर उसके अंदर आप अगर इफेक्टिव स्ट्रेस जो नीचे लगी हुई है तो उसके अंदर जैसे जैसे अगर मान लिया हमारी वाटर टेबल अगर मान लिया नीचे चली जाती है तो नीचे जाने से क्या होगा, उसके ऊपर से जो लोड है वो बढ़ता चला जाएगा, इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ती चली जाएगी। तो इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ने से क्या होगा कि जो सॉइल हमारी ग्रेन्स हैं उनके अंदर कंप्रेशन आ जाएगा, वो नीचे दबती चली जाएंगी और उसके अंदर फिर जो जो ऊपर जो लोड है हमारा फाउंडेशन है उसके अंदर सेटलमेंट हो सकती है। तो इसीलिए दोस्तों हमें जब जब हम किसी भी फाउंडेशन का डिजाइन करते हैं तो उसके अंदर हमें सबसे बहुत जरूरी देखना होता है कि भाई इसके अंदर वाटर टेबल की पोजीशन क्या है। अगर वाटर टेबल अगर बाहरी आप मान लिया जैसे आपने पहले जब फाउंडेशन बनाई तो वाटर टेबल हमारी नीचे थी, लेकिन धीरे धीरे वाटर टेबल अगर मान लिया ऊपर आ जाती है तो वाटर टेबल ऊपर आने से क्या होगा, इफेक्टिव स्ट्रेस कम हो जाएगी। तो इफेक्टिव स्ट्रेस कम हो जाएगी तो मतलब उसकी लोड टेकिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो उस तरह से हमारा जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर खतरा हो सकता है, उसके अंदर डेंजर हो सकता है। तो दोनों ही कंडीशंस के अंदर अगर मान ली वाटर टेबल नीचे चली जाए या वाटर टेबल ऊपर चली जाए तो उसके अंदर इफेक्टिव स्ट्रेस हमारी प्रभावित होती है। तो इसीलिए जब स्ट्रक्चर को हम डिजाइन करते हैं तो इन सभी बातों का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इसी तरह से जो इफेक्टिव स्ट्रेस होती है वो सॉइल की शीयर स्ट्रेंथ को भी प्रभाव करती है। शीयर स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि जो जो उसकी सॉइल को जो शीयर होती है हमारी उसको रोकने की ताकत। तो अगर मान लिया जो सॉइल के अंदर अगर इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ेगी या घटेगी तो उसकी शीयर स्ट्रेंथ भी इफेक्टिव हो जाएगी। तो जो शीयर स्ट्रेंथ होती है हमारी, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द स्लोप्स। जो हम जैसे कहीं पर स्लोप बनाते हैं, जैसे मान लिया आप कोई कैनाल बना रहे हैं, कोई रोड बना रहे हैं, तो उसके अंदर जो स्लोप आपने में फिलिंग की है तो वो स्लोप हो गया हमारा। या जैसे आपने कोई प्रेशर उसके अंदर रिटेनिंग वॉल के पीछे मिट्टी सॉइल भरी हुई है, उसका जो प्रेशर है या जो सॉइल की बीरिंग कैपेसिटी है, तो सारी की सारी फैक्टर्स जो हैं ये शीयर स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती हैं। तो जो सॉइल की अगर इफेक्टिव स्ट्रेस शीयर स्ट्रेस भी अगर अगर प्रभावित होगी तो हमारी इन सभी चीजों के ऊपर भी उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए जब भी हम इस तरह के स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं, चेक करते हैं, तो हमें इफेक्टिव स्ट्रेस के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तीसरा, जैसे अब आपको देखा कि जो जब सॉइल के ऊपर इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ेगा तो इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ेगा तो जैसे आपने देखा कि जो सॉइल हमारी कंप्रेस हो जाती है तो उसकी वॉइड रेशियो भी बदल जाएगी, क्योंकि जब उसके अंदर कंप्रेस होगा तो वॉइड रेशियो कम हो जाएगी। तो वॉइड रेशियो कम होगी तो सॉइल की जो परमेबिलिटी है, द एबिलिटी टू फ्लो ऑफ द वाटर, वो भी उस पर भी फर्क पड़ेगा, उसके अंदर पानी फ्लो नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से सॉइल की परमेबिलिटी पे भी फर्क पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह से जो ये हमारी इफेक्टिव स्ट्रेस है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो इसीलिए किसी भी स्ट्रक्चर का डिजाइन करते वक्त हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि सॉइल के अंदर इफेक्टिव स्ट्रेस कितनी है। दोस्तों हमने आज एलिमेंट्री इस इफेक्टिव स्ट्रेस के बारे में बात की है, अदरवाइज इसके अंदर और बहुत कॉन्सेप्ट्स होते हैं इसके अंदर। इफेक्टिव स्ट्रेस के अंदर कैपिलरी एक्शन भी होता है, सीपेज का भी एक्शन रहता है, तो बहुत सारी चीजें, लेकिन दे आर बियॉन्ड अवर सिलेबस। तो हमें सिर्फ एलिमेंट्री बातों के बारे में पता होना चाहिए। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें। और दोस्तों हम आगे फ्यूचर में भी और इसके ऊपर बहुत और अच्छी इसके अंदर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।